ननद का कमरा। मोनिका के पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। मोनिका ने कभी अपने पिता को देखा तक नहीं है। उसकी माँ ही उसे और मयंक को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करती है। मोनिका जैसे ही कॉलेज में जाती है, उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मोनिका की जिम्मेदारी मरते वक्त उसके भाई मयंक पर छोड़ जाती है। एक रोज मोनिका अंधेरे में बैठी इसी दिन को याद कर रही थी। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी। नहीं बेटी, अब मेरा वक्त हो गया है, तू अपने भाई को बुला दे। मोनिका अपने भाई को फोन करके तुरंत बुलाती है। मोनिका का हाथ मयंक के हाथों में देते हुए मोनिका की माँ कहती है, आज से मोनिका तेरी जिम्मेदारी है, मेरी तरह ही तो उसका ख्याल रखना। इतना कहकर मोनिका की माँ ये दुनिया छोड़ देती है। मोनिका की आंखें भर आती है। माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई माँ? मोनिका अपने आंसू पोंछती है और खुद से कहती है, माँ को गए 5 साल हो गए। मुझे माँ का सपना पूरा करना है, मुझे वकील बनकर दिखाना है। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है और मोनिका दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि मयंक किसी लड़की के साथ गले में वरमाला डाले खड़ा है। आंखों में कई सवाल लिए मोनिका मयंक से कहती है, भैया, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये तुम्हारी भाभी है, आज से बबीता हमारे साथ ही रहेगी। तुम स्वागत नहीं करोगी अपनी भाभी का? माँ होती तो इस अवसर पर झूम उठती और बड़े ही धूमधाम से तुम्हारा गृह प्रवेश करवा दी बबीता। मोनिका अपनी समझ से एक आरती का थाल और एक थाल में कुमकुम भरकर लेकर आती है। मोनिका बबीता और मयंक की आरती करती है और एक चावल से भरा कलश जमीन पर रखकर बबीता से कहती है, भाभी, आप ये कलश अपने पैरों से मारकर कुमकुम से भरे पैर लेकर अंदर आ जाओ। बबीता उसी तरह घर में अंदर आती है जैसा मोनिका कहती है। आने के साथ ही बबीता मोनिका के कमरे की ओर देखकर कहती है, हम इसी कमरे में रहेंगे मयंक। ये कमरा कितना अच्छा है, इसकी खिड़कियाँ कितनी बड़ी है और खिड़कियों से बाहर का नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है। पूरा बाजार तो घर बैठे ही दिख जाएगा। अरे यार, ये कमरा तो मोनिका का है, हमारा कमरा तो इससे भी अच्छा है, तुम एक बार देखो तो ज़रा। मयंक बबीता को कमरे में ले जाता है जो कि पूरा सजा होता है। कमरा देखकर बबीता कहती है, ये तो बहुत सुंदर सजा हुआ है, थैंक यू सोना। मोनिका का कमरा तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। पर बबीता के मन में तो मोनिका का कमरा घर कर जाता है। वो मन ही मन सोचती है, ननद जी, ये कमरा तो मैं अपना बना कर रहूँगी। बस कुछ दिन और ये मेरा होगा। मयंक और बबीता अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इधर मोनिका सोचती है, अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, भाभी सब कुछ संभाल लेंगी और अब मैं आराम से पूरे मन से पढ़ पाऊंगी। अगले दिन बबीता एक अच्छी बहू की तरह उठकर नाश्ता बनाती है और मोनिका से कहती है, ननद जी, जरा खाकर बताना खाना कैसा बना है। मोनिका खाना खाती है और अपनी उंगलियां चाटते हुए कहती है, बहुत टेस्टी बना है भाभी। आज पहली बार माँ के जाने के बाद मैं किसी के हाथ का खाना खा रही हूँ। शाम को ना मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं डिनर पर, तो ननद जी, क्या मैं आपके कमरे में उन्हें बिठा सकती हूँ प्लीज़? मोनिका हिचकिचाते हुए कहती है, वो भाभी, मुझे ना पढ़ना होता है, वैसे भी मेरा कमरा छोटा है और मेरी किताबें यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं। नाना जी, कौन सा मुझे 8-10 घंटों के लिए चाहिए, मुझे तो बस 2 घंटे का काम है। कौन सा हम बच्चे हैं जो आपकी किताबें फाड़ देंगे हैं? कुछ देर पढ़ाई नहीं करोगी तो आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा ना। मोनिका कुछ कहती है उससे पहले ही मयंक कहता है, हाँ हाँ, इस्तेमाल कर लो, मोनिका इसमें क्या मना करेगी। ठीक है फिर, मुझे ना ये खिड़कियाँ सच में बहुत पसंद है। मोनिका का मुंह छोटा हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। मेरे कमरे में भी कब्जा जमाना चाहते हैं ये दोनों, लेकिन मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी। मोनिका की आंखें नम हो जाती है और वो पढ़ाई करने लगती है। इधर बबीता अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने लगती है और शाम होते ही तैयार हो जाती है और मोनिका के कमरे में जाकर बैठ जाती है। वाह, मज़ा अलग ही आएगा इस कमरे में पार्टी करने का। थोड़ी ही देर में बबीता की सारी सहेलियां आ जाती हैं और मोनिका के कमरे में बैठ जाती है। बबीता, तेरा कमरा तो किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं लग रहा है। हमें तो पार्टी करने की एक जगह मिल गई।
दोस्तों अब रोज यही होगी पार्टियाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोल्ड ड्रिंक के साथ गर्मा गर्म पकोड़े। मेरी शादी का ट्रीट कैसा लगा दोस्तों? लाजवाब। लगता है जीजू पूरे लट्टू है तुम पर। जोरू का गुलाम बन गया है वो तो। तभी ना शादी के पहले ही दिन इतनी अच्छी पार्टी मिल रही है। बबीता और उसकी दोस्त मोनिका के पूरे कमरे को गंदा कर देते हैं। ये सब देखकर मोनिका का कलेजा जलने लगता है। बबीता की सहेलियां इतना आवाज करने लगती है कि हॉल में बैठी मोनिका को पढ़ाई में डिस्टर्ब होने लगता है। वो मयंक से जाकर कहती है, भैया इतने शोरगुल में मैं कैसे पढ़ूं? ऐसा कौन ही हल्ला करता है? तू भी ना, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना कोई तुझसे सीखे। थोड़ी देर की तो बात है, 2 घंटे में तो कोई बैरिस्टर नहीं बन जाएगी। मोनिका घूंट पीकर चली जाती है और खुद से कहती है, थोड़ी ही देर की बात है, थोड़ा बर्दाश्त कर ले मोनिका। कौन सा रोज रोज भाभी पार्टी करेंगी? नई नई शादी हुई है तो थोड़ा बहुत तो होता है ना। बबीता के दोस्त खा पी कर मजे करके चले जाते हैं। बबीता मोनिका का कमरा खराब ही छोड़ देती है और मोनिका से कहती है, झूठ मूठ का इतना ड्रामा कर रही थी, हो गया ना तुम्हारा कमरा खाली? मोनिका कमरा साफ करने लगती है। इतने में उसे 12 बज जाते हैं और वो बिना पढ़ाई किए ही सो जाती है। अगले दिन मोनिका नाश्ता करके अपने कमरे में पढ़ने बैठ जाती है। बबीता हर थोड़ी थोड़ी देर में मोनिका के कमरे में जाकर बैठ जाती और उसे पढ़ने में डिस्टर्ब करने लगती। मोनिका को गुस्सा आ जाता है, भाभी मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे पढ़ना है, कल भी नहीं पढ़ पाई थी मैं। मेरे बैठने से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है? ये कौन सी बात हुई? हाँ, देखती हूँ कौन सा कुछ बन जाओगी। बबीता मोनिका के कमरे से जैसे ही उठकर जाती है, मोनिका अपना कमरा बंद कर लेती है। बाहर खड़ी बबीता कहती है, नाना जी कब तक बंद रख पाओगी ये कमरा? इससे तो मैं छीन के रहूंगी। शाम होते ही बबीता अपनी सहेलियों को अपने घर में बुला लेती है और मोनिका के कमरे में अड्डा जमा कर बैठ जाती हैं। मोनिका की सहेलियां खा पीकर वापस में मोनिका का कमरा गंदा कर देती हैं। एक काम करना, कोई मस्त सा गाना बजा दे, हम नाचते हैं। बिना नाच गाने के ना पार्टी अधूरी लगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लगाती हूँ ना गाना। बबीता की सहेलियां गाना लगाकर नाचने लगती है। इसी तरह रात के 10 बज जाते हैं और तब जाकर बबीता की सहेलियां अपने अपने घर जाती है। आए दिन ये रोज का ड्रामा हो जाता है। बबीता अपनी सहेलियों को बुलाकर बिठा लेती। एक दिन मोनिका का पारा चढ़ जाता है और वो बबीता की सहेलियों के सामने ही तमाशा कर देती है। मोनिका अपने कमरे में जाकर पानी की बोतल फेंकते हुए कहती है, भाभी ये कमरा मेरा है, आप अपनी अड्डाबाजी अपने कमरे में जाकर करो या कहीं और, लेकिन अब आपकी ये सहेलियां मुझे मेरे कमरे में नजर नहीं आनी चाहिए। निकल जाओ मेरे कमरे से। एक बच्चा भी इस तरह कमरे को गंदा नहीं करता जितना कि आपकी ये सहेलियां, जो कि खुद को बड़े घरों की बताती हैं, कर देती हैं। बबीता, हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए, हम लोग जा रहे हैं, हमें किसी की सुनने की आदत नहीं है। बबीता की सहेलियां उठकर वहां से चली जाती हैं। बबीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और दोनों ननद भाभी में बहुत लड़ाई होती है। बबीता मयंक से कहती है, तुम्हारी इस लाडली बहन को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। बड़ा ताव है ना इसे, इसकी गर्मी ना निकलवाई मैंने तो देखना। अरे गुस्सा मत हो डार्लिंग, मैं जाकर मोनिका से बात करता हूँ। तुम ना अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, रहने दो। बबीता अगले दिन ही पूरे घर में रंग करवाती है और रंग वाले से कहती है, पूरे घर में रंग अच्छे से एक बराबर करना, बस उस कोने वाले कमरे को छोड़कर। क्यों, उस कमरे को क्यों नहीं करवा रहे? अरे करवा लीजिए, एक बार में सब हो जाएगा। वो स्टोर रूम है, उसे कौन रंग मरवाएगा। रंग वाला रंग करके चला जाता है। जितनी देर तक रंग होते रहता है उतनी देर तक मोनिका अपने कमरे में इस उम्मीद में बैठी रहती है कि शायद उसकी भाभी उसके कमरे में भी रंग करवा दे। लेकिन जब शाम को रंग वाले जाने लगते हैं तब मोनिका की उम्मीद टूट जाती है। वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद लेबर आकर घर का कबाड़ा मोनिका के कमरे में रख देते हैं। मोनिका उन लोगों को रोकती है लेकिन बबीता बीच में आ जाती है और दोनों ननद भाभी में जोरदार लड़ाई हो जाती है। आप मुझसे मेरा कमरा नहीं छीन पाएगी भाभी, चाहे आप कुछ भी कर लो। तुम मुझसे माफी मांग लोगी तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, वरना ये घर तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं कभी आपसे माफी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। बबीता मयंक को सब कुछ बताती है और मयंक मोनिका से कहता है, मोनिका अपनी भाभी से माफी मांगो। जब देखो बबीता से लड़ती रहती हो और उसका बड़ापन देखो, वो फिर भी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। तुम इतना बदल जाओगे भैया माँ के जाने के बाद कि तुम्हें अपनी बहन की तकलीफ तक नजर नहीं आ रही। ये सब लेक्चर मुझे मत दो।
बबीता मयंक को लेकर वहां से चली जाती है। तुम छोड़ दो ना, ये ऐसे घर से नहीं जाएगी। कल ही मैं अपने भाई को बुलवाती हूँ, वही अब इसे घर से जाने के लिए मजबूर कर देगा। अगले दिन सुबह पहले ही बबीता का भाई अमित उसके घर आता है और बबीता उसे सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं इस कांटे को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं अभी से ही अपने मिशन पर लग जाता हूँ। अमित मोनिका के कमरे में कचरा फेंक देता है और उसके कमरे के बाहर माइक लगाकर गाना गाने लगता है। माइक की आवाज़ से मोनिका निकलकर बाहर आती है और गुस्से में अमित से कहती है, पूरे घर में तुम्हें मेरा ही कमरा मिला है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। मेरी रानी, ऐसे कैसे चले जाऊँ? अब तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, मेरी गुलाबो, मेरी गुलाब जामुन। अमित मोनिका को छेड़ने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। मोनिका फिर भी टस से मस नहीं होती और अपना काम करती रहती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और अमित को मोनिका से प्यार हो जाता है। वो मोनिका से कहता है, मोनिका मुझे माफ़ कर दो, इतने दिनों में मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मेरी दीदी ऐसी है, मुझे पता ही नहीं था। इन दोनों को तो अब मैं सबक सिखाता हूँ। थैंक यू अमित, माँ के जाने के बाद एक तुम हो जो मुझे समझ रहे हो। मोनिका अमित के गले लगकर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद अमित अपनी बहन के कमरे में कचरा फेंक देता है। कचरा देखकर मयंक और बबीता चिल्लाने लगते हैं, किसकी इतनी हिम्मत? शर्म नहीं आती? अपने भाई के कमरे में कचरा फेंकती हो? अमित बबीता से कहता है, दीदी ये मोनिका ने नहीं, मैंने फेंका है। तुमने अपनी बहन और जीजा पर कचरा फेंका? यही चीज़ तो कभी आप मोनिका के लिए भी सोच रही थी ना। उसे कैसा लगता होगा जब उसका भाई और भाभी उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मैंने तो एक दिन किया और आप लोग तो हमेशा ऐसा करते हैं। और पता नहीं किस हद तक नीचे गिर गए अपनी ही बहन को घर से बाहर निकालने के लिए, और वो भी एक कमरे के लिए। मयंक की आंखें भर आती है, वो रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, मैंने बहुत गलत किया, मुझे भी माफ़ कर दो नाना जी। दीदी ये कमरा अब तुम्हें ही मुबारक हो। मैं मोनिका को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। अमित मोनिका से शादी कर उसे अपने साथ ले जाता है और मयंक के दिल पर एक बोझ रह जाता है कि उसने मोनिका के साथ बहुत गलत किया।